है, फिर हम लोग हाउस नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे और मेरा सबको जय जिनेंद्र। साथियों, आपका स्वागत है। हृदय से आभार है कि आप इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और एक लाल किताब की यात्रा में मेरे साथ यात्री बन रहे हैं। और नाविक, जैसे मैंने बताया, वो पंडित रूपचंद जोशी है। ये लाल किताब की यात्रा थोड़ी उतार चढ़ाव वाली है। जैसे कल यहाँ पे तूफान, ठंडी हवाओं के झोंके थे, तो कुछ दिन पहले लू के थपेड़े थे। तो कहीं फूलों की महक होगी, तो कहीं छिछले पानी की दुर्गंध होगी। ये इसलिए बता रहा हूँ कि हर प्लेनेट के प्रभाव कुछ अलग अलग होते हैं। एक ही हाउस में आप किस तरह का प्रभाव चाहते हैं, उस तरह से आपको जीवन को ढालना होगा। तो लाल किताब बहुत हद तक कर्म पर भी विश्वास करती है। एक प्लेनेट किसी हाउस में कब खराब रिजल्ट देता है, वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। ये सबसे बड़ी खूबी है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मून। खाना 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 मतलब, ये उर्दू वर्ड है, खाना का मतलब भाव, हाउस होता है। खाना नंबर 5 से 12 तक का सफर करेंगे। उम्मीद है कि खाना नंबर 1 से लेकर 4 तक के वीडियो आपने देखे होंगे और आपको उस 1 या 4 की बातें आपको समझ में आई होगी। आज यात्रा शुरू करें उससे पहले, चूंकि लाल किताब उर्दू में लिखी हुई है, कुछ उर्दू पे चर्चा करते हैं। और बड़े मजेदार शब्द होते हैं उर्दू के, बहुत ही उम्दा शब्द होते हैं उर्दू के। तो पिछली क्लास में भी मैंने 4 से 5 बार कहा था कि लाल किताब क्लासिकल उर्दू पे लिखी हुई है, क्लासिकल उर्दू में लिखी हुई है। तो क्यों नहीं आज एक छोटी सी नज्म से हम शुरू करते हैं। उर्दू की छोटी सी नज्म। नज्म का मतलब होता है हमारी कविता। नज्म का मतलब होता है कविता। तो जरा एक छोटी सी उर्दू की नज्म से मैं शुरू करना चाहूंगा। स्वागत है आपका। मैं स्क्रीन पे वो नज्म भी लेके आता हूँ। और देखिए क्या कहा है। कहा किसी ने, आ मिलो तो वक्त ही ना मिला। किसी का दर्द बांट लूं तो वक्त ही ना मिला। जो चाहा कुछ लिखूं कभी, तो वक्त ही ना मिला। आराम करना चाहा तो आराम, वक्त ही ना मिला। माँ बाप को वक्त दूं तो वक्त ही ना मिला। कभी बेगम ने कहा आओ बैठो, कभी बेगम ने कहा आओ बैठो, कुछ कुछ गुफ्तगू करें, तो वक्त ही ना मिला। मुझे कहा किसी ने इल्म की नुजुम की दर्जा में हाजिरी दो, तो वक्त ही ना मिला। देखिए इस शब्द का मजा है, मैं बताऊंगा आपको। कामों की कतार है, जहन पर सवार है, पिछले जो समेट लूं तो फहरिस्त नहीं तैयार है। कैसे सब खत्म करूं कि वक्त ही ना मिला। तो साथियों, ये मजेदार एक नज्म है जिसमें उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और वो उर्दू के शब्द में देखो, एक शब्द है इल्म। इल्म, इल्म का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। नुजुम का मतलब होता है तारे, तारे। तो इल्म नुजुम का मतलब है तारों का ज्ञान। ये उसका अ, इसका शाब्दिक ट्रांसलेशन है। व्यवहारिक ट्रांसलेशन होता है कि हमारा एस्ट्रोलॉजी। तो मुझे कहा किसी ने इल्म नुजुम की दर्जा में हाजिरी दो। दर्जा मतलब क्लास, क्लास में हाजिरी दो मतलब क्लास में आओ, तो वक्त ही ना मिला। फेरिस्त होती है लिस्ट, लिस्ट। और जहन होता है, ये सर पे जहन में सवार हो गया, दिमाग में सवार हो गया, उसको जहन कहते हैं। तो हम आगे चलते हैं। आगे खाना नंबर, इसको थोड़ा छोटा कैसे किया जा सकता है इसको, ताकि ये ऐसे कर, कैसे छोटा कर सकते हैं। हाँ, यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो खाना नंबर 5 पे चलते हैं अपन। तो यहाँ पे आपको एक पीपीटी बताई गई है जहाँ पे खाना नंबर 5 में मून है। तो खाना नंबर 5 का मून क्या प्रभाव देता है, उसको हम देखते हैं। अ, एक खाना नंबर 5 के मून को कहा गया है आबादी को सींचने वाला दरिया या नदी। जिस तरह दरिया और नदी का पानी शुद्ध और स्वच्छ होता है, वैसे ही जातक का मन भी और शुद्ध होता है और धार्मिक विचारों से ओतप्रोत होता है। ये राजा के घर का चंद्रमा है। फिफ्थ हाउस सूर्य का है, सूर्य राजा है। ये राजा के घर का चंद्रमा है। तो ये धन दौलत से परिपूर्ण होता है, किस्मत वाला होता है। और इसकी हैबिट क्या होती है, ये कट जाता है पर झुकता नहीं है। तो इस जातक की आयु भी सामान्यतः लंबी होती है। एक बड़ी बात और इसमें कहा गया है, ये इंसाफ के तराजू का मालिक होता है। लड़ाई झगड़े में जिसकी तरफ खड़ा होता है, उसकी जीत निश्चित है। तो क्या समझ में आता है हमको इससे, इससे हमको ये समझ में आता है कि अगर हमारे कोई कोर्ट में केस चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, और हमने कोई एडवोकेट ऐसा कर रखा है जिसका मून खाना नंबर 5 में हो,
तो उसकी जीत निश्चित है। तो इस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम चीजों को पकड़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का दिल भी बहुत अच्छा होता है, बड़े अच्छे दिल का मालिक होता है, क्योंकि मून किसको रिप्रेजेंट करती है? माता को। और फिफ्थ हाउस क्या है? राजा का घर। तो ये राजमाता की तरह होती है, अच्छे दिल वाली होती है। इन कभी कभी क्या होता है, इनकी जबान थोड़ी कड़वी हो जाती है, थोड़ा लालची और खुदगर्जी हो जाते हैं। अगर ये लालची और खुदगर्ज और जबान कड़वी हो जाते हैं, तो ये अपनी बर्बादी की राह पर धकेल दिए जाते हैं। इनके साथ में जीवन में बुरी घटनाएं घटनी चालू हो जाती है। प्लस एक और बुरी आदत इनमें कभी कभी आती है कि ढोल पीटते रहते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। ये तीन आदतें, चार आदतें ना हो तो ये बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। ये बिजनेस वगैरह अच्छे से नहीं कर पाते हैं, बट सरकारी नौकरी में बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, सरकारी नौकरी अच्छी रहती है। तो ये इनका शिक्षा पे, अपनी शिक्षा पे किया गया पैसा बहुत फल नहीं देता है, लेकिन अपने बच्चों पे शिक्षा पे किया गया पैसे से बहुत फल प्राप्त होता है इनको। ये इनके लिए कहा गया है कि जब भी कोई कार्य करें, बड़ा कार्य शुरू करें, तो जरूर किसी न किसी बड़े सीनियर की सलाह ले लें। फिफ्थ हाउस में जब मून आता है, तो थोड़ा इमोशनल एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को कभी कभी उनके बच्चे ब्लैकमेल कर सकते हैं, और बच्चों से भी कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। और यहाँ पर जुड़वा बच्चे होने के भी आसार रहते हैं। तो अगर ये फिफ्थ हाउस का मून मंदा फल दे या खराब रिजल्ट दे, तो सबसे पहले लालच छोड़ो, खुदगर्जी छोड़ो, ढोल पीटना छोड़ो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये छोड़ो। धर्म यात्रा करो, तीर्थ स्थान पे करो, धार्मिक कार्य करो। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले किसी सीनियर की सलाह जरूर लें। अपनी बातों का ढोल नहीं पीटें, अपनी बात गोपनीय रखें। और यहाँ पर एक इनडायरेक्टली बात ये और समझ में आती है कि अगर फिफ्थ हाउस के मून वाला आपका कोई दोस्त हो, तो आप कभी भी अपनी गोपनीय बात उसको ना बताएं, क्यों? वो तो डेफिनेटली ढोल पीट पीट के लोगों को बताने वाला है। घर से बाहर जाएं तो मिठाई खा के जाएं, बच्चों को मिल्क प्रोडक्ट बांटें। फिफ्थ हाउस को घर की ईस्टर्न वॉल कहा गया है। यहाँ पर आप एक गंगा जल का चित्र लगा सकते हैं। अब देखिए, कुछ और बातें समझा रहा हूं। फिफ्थ हाउस घर का ईस्टर्न वॉल है, तो क्या कहा गया है कि मून के लिए मैंने जो फर्स्ट क्लास में बताया कि मून का अगर राहु के साथ में, मून का अगर शनि के साथ में, मून का अगर केतु के साथ संबंध होता है, तो मून खराब रिजल्ट देता है। तो घर की ईस्टर्न वॉल, ये जो सामने कुंडली है वो मेरा घर है, मेरा पर्सनल, ठीक है। और जिस घर में, जो कंस्ट्रक्टेड हाउस में रहता हूं, वो भी मेरा घर है। तो अब क्या होता है कि अगर ईस्टर्न वॉल पे आपने काला रंग कर दिया, तो क्या हो गया? मून का राहु के साथ में या शनि के साथ कनेक्शन हो गया। वहां किसी कुत्ते की फोटो लगा दी, तो मून का कनेक्शन किसके साथ हो गया? केतु के साथ हो गया। वहां शराब की बोतलें रख दी, तो मून का कनेक्शन किसके साथ में हो गया? शनि के साथ हो गया। ऐसी स्थिति में मून बहुत खराब रिजल्ट देता है। कैसे रिजल्ट देता है? उसके कॉम्बिनेशन मैंने फर्स्ट क्लास में बताए थे कि इस तरह के कॉम्बिनेशन होने पर ऐसा ऐसा रिजल्ट देता है। तो हमें काला, ईस्टर्न वॉल पे काला कलर नहीं करना, घंटियां नहीं रखनी, ये जो चाइनीज बेल आती वो नहीं लगानी, डॉग का चित्र नहीं लगाना। इस तरह से कोई भी काम नहीं करने पर फिफ्थ हाउस का मून बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब आते हैं हम सिक्स हाउस पे। सिक्स हाउस की स्लाइड्स ले लेते हैं। तो देखिए, सिक्स हाउस में का मून जो होता है वो बहुत अच्छी स्थिति का मून नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है वहां पे मून का होना। क्योंकि सिक्स हाउस जो है वैसे भी त्रिक भाव का कहा गया है, यहाँ पे मून अपनी कमजोरी को दिखाता है। तो यहाँ पर लाल किताब में क्या कहा गया है कि सिक्स हाउस का मून हैंडपंप का पानी है, या पाताल तोड़ कुएं का पानी है। तो जिस तरह से हैंडपंप से पानी निकालने में कठिनाई आती है, उसी तरह से, और पाताल के कुएं से, जो बहुत गहरा कुआं होता है, उससे पानी निकालने में कठिनाई आती है। तो इसी तरह से, क्योंकि लाल किताब में मून को पढ़ाई का कारक कहा गया है, तो वहां पर आपको पढ़ाई में भी कठिनाई आती है, पढ़ाई में रुकती है, पढ़ाई में रुकावट आ सकती है, इस तरह से आती है। और देखिए, फिफ्थ सिक्स हाउस का जो मून होता है ना, एक और खराब चीज करता है। ये अच्छे के साथ अच्छा बर्ताव, बुरे के साथ बर्ताव, मतलब स्पष्ट वक्ता होता है। और स्पष्ट वक्ता होने से क्या होता है कि इसके
शत्रुता आसानी से हो जाती है। किसी को स्पष्ट मुंह पे बातें बोल देता है तो शत्रुता ज्यादा हो जाती है। तो खाना नंबर 6 कि मून के लिए बहुत सारी बातें कही गई है जो इन्हें नहीं करनी है। तो सबसे पहले दूध, पानी, मिल्क रोज, बर्फ इत्यादि किसी को ना बांटें। बांटना नहीं है, बर्फ, मिल्क रोज, मून नहीं बांटना है। घर के नौकरों के लिए ये फिक्स करना है कि वो घर से अपनी पानी की बोतलें भर भर के ना ले जाएं। कुआं, नल, प्याऊ लगाने के लिए आपको फंड नहीं देना है, पैसा नहीं देना है। पक्षियों और जानवरों की बहुत जगह कुंडियां नहीं लगानी है। इसका ये मतलब नहीं है कि गर्मी में आप अपने घर के बाहर एक कुंडी नहीं लगाए। घर के बाहर एक कुंडली लगा सकते हैं, पर जगह जगह कुंडलियां लगाने के लिए पैसा खर्च नहीं करना है, या ऐसी किसी संस्था को पैसा नहीं देना है कि जो कुंडलियां लगाते हैं। सामान्यतः ये ध्यान रखना है कि आपके घर से पानी की चोरी होती होगी। अब ये अजीब बात है, पानी की चोरी मतलब खुले आम पानी की चोरी होती है। जैसे हमारे को एक लास्ट क्लास में एक सज्जन मिले थे, उन्होंने अपनी किसी परिवार की कुंडली दिखाई थी और कुछ उनके स्वभाव के बारे में बताया था। तो मैंने पूछा कि क्या आपके घर में से पानी की चोरी होती है? तो बोला, ये पानी की चोरी क्या होती है, पानी की कोई चोरी थोड़ी होती है। तो मैंने कहा, अच्छा आपके घर के गार्डन में कोई घर में गार्डन है? तो बोला हाँ गार्डन है। मैंने कहा गार्डन में नल लगे हुए हैं? कि नल लगे हुए हैं। मैंने कहा उस पर एक पाइप भी लगा हुआ होगा? कि हाँ पाइप भी लगा हुआ होगा। तो मैंने कहा उस पाइप से पड़ोसी लोग पानी वानी भरते होंगे? कि हाँ हाँ, वो तो हमको सबको मालूम है कि वो लोग वहां से पानी लेके जाते हैं। तो ये इसी तरह से पानी की चोरी होना कहा गया है। वो पानी लेके जाते हैं, कोई परमिशन नहीं लेते हैं, बस आते हैं, भर के ले जाते, लेके चले जाते हैं। कुछ पूछते नहीं, कुछ चाहते नहीं, ऐसा लगता है कि भाई हमारा ही पानी है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, इमोशनल हो जाता है, इमोशनल होने से चिड़चिड़ापन आ जाता है, चिड़चिड़ापन आने से गुस्से आने लग जाता है, और गुस्सा आने के कारण उनके साथ में दुश्मनी भी हो जाती है। ऐसे ही मेरे मेरे मित्र है, उनका भी मून 6th हाउस में है। उनको कोई क्रोध नहीं आता, लेकिन उनकी पढ़ाई रुक रुक के हुई। इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला तो ईएमआई की, ईएमआई करने के बाद में मेहनत करके उन्होंने एमई की, एमई करने के बाद में पीएचडी करने की कोशिश की। तो पीएचडी में बहुत सारे हर्डल्स आए। गाइड ने सपोर्ट किया तो जो एग्जाम्स लेने वाले उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ऐसे बहुत सारी उनकी परेशानी आई। ठीक है, आदमी मेहनत करता है, कर्म करता है, लगा रहता है, तो उसमें कोई बात नहीं, उसमें रिजल्ट मिलता है। लाल किताब कभी नहीं कहती कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलता है, लेकिन कठिनाइयों से मिलता है। इसके अलावा अगर आपने ये सब कृत्य किए जो आप मैंने ऊपर बताए, तो यूरिन की संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, पेमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, लोन नहीं मिलेगा, लोन मिल जाएगा तो लोन का रीपेमेंट होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके उपाय क्या है? सबसे पहले ऊपर कहे गए चीजों को नहीं करना। पहला काम, ऊपर कहे गए चीजों को नहीं करना। रात को दूध नहीं पीना। घर में खरगोश पाल सकते हो। खरगोश पालने से आपको थोड़ा आराम ले। खरगोश भी क्या है, मून को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, खरगोश पालना है कोई इतना आसान काम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, एक चांदी का ठोस खरगोश बना सकते हो, और खरगोश को आप अपने घर में रख सकते हो। 6th हाउस जो है वो आपको आपके घर की नॉर्थ दिशा को बताता है। तो नॉर्थ दिशा में आप अपना ऐसा खरगोश रख सकते हो। धर्म स्थान पे दूध चढ़ा सकते हो, पिता को दूध पिला सकते हो, शमशान में हैंडपंप लगा सकते हो। ये शमशान में हैंडपंप लगाना एक अच्छी बात है। प्लस आप सौंफ, गुड़ और केसर, ये जो है अ, गुरु, सूर्य, मंगल और गुरु की चीजें ये मंदिर में चढ़ा सकते हो। ये सामान्यतः मून किसी भी हाउस में हो तो ये काम किया जा सकता है। तो इस तरह से ये 6th हाउस है। 6th हाउस एक्चुअल में राहु का घर है। 6th हाउस मून का घर है। मून वाणी का कारक है, राहु कड़वी वाणी का कारण है। तो अगर जब यहाँ पे मून एक्टिव होता है तो व्यक्ति अपने जबान से, अपने मुंह से कड़वी वाणी बोलता है, और उस कड़वी वाणी के कारण ही उनके लोगों के बीच में शत्रुता पैदा हो जाती है। चलते हैं आगे, हाफ तक पहुंच रहे हैं। 7th हाउस। 7th हाउस, 7th हाउस का मून, आहा, बड़ा अच्छा मून होता है यहाँ पे। तो देखिए, अभी जो हमने जर्नी की है 1st से लेके 7th तक, उसमें मोटे तौर पर एक जगह 6th हाउस में मून अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, और बाकी जगह सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देता है। शर्त है कि आप अपने कर्म अच्छे करें। अगर कर्म खराब करेंगे तो वही प्लेनेट जो अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है वो खराब रिजल्ट देता है। वो देखो 7th हाउस से आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से होता है। तो 7th हाउस को कहा गया है नहर का पानी, जमीन को सींचने वाला पानी, नहर का पानी। समझे क्या बात है?
कि ये जब नहर किसी जगह पे आती है और वो धरती बंजर होती है तो भी हरी भरी हो जाती है। जैसे हमारे राजस्थान में राजस्थान कैनाल या इंदिरा कैनाल आई तो गंगानगर वगैरह जो एकदम बंजर थे वो हरे भरे हो गए और वहाँ की जमीनों की वैल्यू आसमान पे हो गई। तो इसके लिए लाल किताब ने कहा है, जब ऐसे जातक का घर में जन्म हो जिसका मून सेवेंथ हाउस में हो तो मिट्टी में भी चांदी की चमक आ जाती है। तो मिट्टी में चांदी का चमक क्या है? घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, घर में रौनक आ जाती है। इस तरह से जब मून सेवेंथ हाउस के बच्चा जन्म लेता है तो घर परिवार में समृद्धि आने चालू हो जाती है। ये सामान्यतः इश्कबाजी से दूर रहते हैं, साफ दिल के होते हैं। तो इश्कबाजी से दूर रहो और साफ दिल के हो तो आपको मून अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन अगर मंदा प्रभाव देता है तो ये विपरीत लिंक में पैसे खर्च करते हैं, अय्यासी करते हैं, दूसरी स्त्री से रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। ये खराब रिजल्ट है। और ऐसा भी है कि अगर आप इस तरह की कोई प्रक्रिया करोगे तो आपको खराब रिजल्ट मिलेगा। तो ये मंदा असर होने पर होता है। और अगर आप मून का असर मंदा करना चाहते हो तो ऐसा काम कर लीजिए। इनको 24-25 साल से पहले तक शादी नहीं करनी चाहिए। अगर ये 24-25 साल से पहले इनकी शादी होती है तो शादी की कामयाबी में क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है और दूसरी शादी के योग भी बन जाता है। और इनको शादी करने से पहले अपनी एजुकेशन पूरी कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि शादी और एजुकेशन दोनों साथ साथ हो। शादी हो गई उससे पहले पहले एजुकेशन भी पूरी हो जानी चाहिए। ऐसे लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, शायर होते हैं, कवि होते हैं, राइटर होते हैं। और इनके अंदर जो बुद्धिमत्ता होती है ना वो कमाल की होती है। वो हर चीज को बारीकी से देखते हैं, समझते हैं और डेप्थ तक जाने की कोशिश करते हैं। समझे मेरी बात? और इनके ऊपर भगवान की भी मेहर होती है। और अगर ये फकीरी पे आ जाए तो ये ऊंचे दर्जे के साधु बन जाते हैं। अगर वो छोड़ दे कि संसार छोड़ देना है, हमें तो ऊंचे दर्जे का साधु बनना है, तो ये साधु भी ऊंचे दर्जे के बनते हैं। इनकी पत्नी को भी लक्ष्मी अवतार कहा गया है। अर्थात जन्म लेते ही घर में उन्नति, पत्नी आते ही और उन्नति होती है। तो इस तरह से ये उत्तम कार्य, उत्तम रिजल्ट आपको देता है। इनके जीवन में अगर आपका विदेश में कुछ जल मार्ग से कुछ आप बिजनेस करें तो बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है और बढ़िया काम होता है। तो ओवरऑल यहाँ का मून बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सेवेंथ हाउस का मून के साथ में पापी ग्रह शनि राहु केतु हो तो क्या होता है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है, इलीगल रिलेशनशिप स्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेवेंथ हाउस को जो है साउथ वेस्ट कहा गया है, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में अगर काली चीजें लगाओगे, डॉग का चित्र लगाओगे, शराब की बोतल रखोगे, तो इस तरह से आप क्या करोगे, शनि राहु और केतु से संबंध स्थापित कर दोगे। तो आपके साथ में इलीगल संबंध होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इन्हें दूध दही का व्यापार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इनकी संतान पे मंदा असर होता है। और मजेदार बात है इनके उपाय। तो उपाय से पहले कुछ चीजें और बता रहा हूँ जो कि हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली हुआ करती थी। कि जब भी ससुराल से लड़की विदा होती थी तो उन्हें चांदी की ईंट दी जाती थी। तो जिस पुरुष का मून सेवेंथ हाउस में है तो उन्हें अपने ससुराल से चांदी की ईंट गिफ्ट लेनी चाहिए विवाह के समय। विवाह के समय नहीं ले पाते तो विवाह के बाद में लेनी चाहिए। और उनके वजन के बराबर, पत्नी के वजन के बराबर चावल भी गिफ्ट में लेने चाहिए विदाई के समय। विदाई के समय नहीं हो तो बाद में ले सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब आप ऐसा मत कह देना कि वजन के बराबर चांदी दे दो, चावल तो कोई बात नहीं हम बाजार से खरीद लेंगे। नहीं भाई, आपके ससुराल वाले आपके वजन के बराबर या आपकी पत्नी के वजन के बराबर चांदी बिल्कुल नहीं देंगे। अगर ये मंदा असर देता है तो क्या करना है, दूध पानी का व्यापार नहीं करना है और ससुराल से चांदी गिफ्ट में लेनी है। इसके अलावा एक चीज और बताया कि नव विवाहितों को दूध की बर्फी देनी है। अब दूध की बर्फी देने का भी एक अलग लॉजिक है क्योंकि सेवेंथ हाउस है वो मरकरी और वीनस का हाउस है। मरकरी जो होता है कुंवारी कन्याओं को रिप्रेजेंट करता है। वीनस जो होता है वो विवाहित स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। सेवेंथ हाउस में मून होने पर क्या होता है, जो नव विवाहित होती है उसके अंदर मरकरी, क्योंकि जस्ट विवाहित हुई है तो मरकरी के गुण भी रहते हैं और वीनस के गुण भी रहते हैं। तो इसीलिए अगर यहाँ पे कुछ मंदा प्रभाव दे तो आपको नव विवाहितों को दूध की बर्फी गिफ्ट करनी चाहिए। आप उनसे नव विवाहित से कभी मिलने जाए तो उनके लिए दूध की बर्फी ले।
एक और कॉमन चीज, सास और बहू में बड़ा झगड़ा होता हो, आज के जमाने में होता रहता है, तो लाल फिटकरी का एक टुकड़ा लें, एक एक टुकड़ा 7 दिन तक पानी में बहा दें, तो ये जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। या 7 टुकड़े एक बार, एक एक करके, और इस तरह से 7 दिन तक ये टुकड़े पानी में बहा सकते हैं। यहाँ के सेवेंथ हाउस को साउथ वेस्ट कहा गया है, इसीलिए हम लोग वास्तु में कहते हैं कि साउथ वेस्ट का बेडरूम होता है जो मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए साउथ वेस्ट का बेडरूम वास्तु में सबसे अच्छा बेडरूम माना जाता है। तो यहां तक का एक आधा सफर पूरा होता है, जिसमें सिर्फ 6th हाउस को छोड़कर बाकी सब हाउसेज में मून ओवरऑल अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन अब आगे जो है, थोड़ा स्थिति बदलेगी। क्यों बदलेगी? कि अब हम चालू होंगे 8th हाउस से। अब 8th हाउस से लेके 12th हाउस, जो सेकंड हाफ है, उसमें सिर्फ मून एक जगह अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये समझ लीजिए 1 से लेके 7 तक का मून जो है वो पूर्णिमा का मून है, और 8 से लेके 12 तक का जो मून है वो अमावस्या का मून है, शुक्ल पक्ष अंधेरे पक्ष का मून है, ऐसा समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा जल पी लेता हूँ। तो खाना नंबर 8 का मून जो होता है, उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया है, एक सेकंड, ये स्लाइड नहीं चल रही है। देखना बच्चों, इस स्लाइड को नीचे कैसे नहीं हो रही है। एक मिनट, स्लाइड को नीचे ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए। कुछ तो चक्कर हो गया। क्लिक करो एक बार। हाँ, बस बस बस, थैंक यू थैंक यू। तो खाना नंबर 8 को शमशान का पानी कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे उर्दू का अच्छा सा शब्द इस्तेमाल किया है, अबो हयात। अबो हयात मतलब या तो अमृत की तरह वरना जहर की तरह। अब ये ऐसा सिंगल वर्ड आपको हिंदी इंग्लिश में मिलना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अबो हयात या तो अमृत के समान होता है, नहीं तो जहर के समान होता है व्यक्ति। या तो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है या व्यक्ति बहुत बुरा होता है। तो यहाँ पर जब व्यक्ति की जब तालीम तालीम मतलब पढ़ाई बढ़ती है, तो धीरे धीरे वो माता से दूर होता रहता है। उसको अपनी माता से प्रेम भी बहुत होता है। तो वो लिखा है किताब में कि माता के लिए तरसता रहता है। माता धीरे धीरे उसके से दूर हो जाती है। पढ़ाई भी उसको करनी होती है, इसलिए पढ़ाई करने के लिए वो उसको दूर जाना ही पड़ता है। ठीक है। ऐसे जातक को 8 साल की उम्र तक कोल्ड कफ वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, और 8 साल तक माता पिता के लिए भी थोड़ा मंदा फल देता है। ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, इतने इमोशनल होते हैं कि कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अगर कहीं मूड बहुत ज्यादा खराब होता है तो कभी कभी आत्महत्या तक की करनी सोच लेते हैं। अब यहाँ एक मजेदार बात है, बड़ी मजेदार बात है, कि ऐसे जातक की पत्नी बड़ी सख्त स्वभाव की होती है। देखो कितनी सख्त स्वभाव की होती है और कैसे पुस्तक में समझाया गया उसका। देखो यहाँ दो शब्द इस्तेमाल करूंगा, मर्द और औरत। मर्द का मतलब पति, औरत का मतलब पत्नी। पत्नी सख्त स्वभाव की होती है। मर्द ने कहा, मतलब पति ने कहा, अरे भाई दाल तो बड़ी पतली बनी है। औरत ने आंख दिखाई, तो पति रंग बदल देता है, पर स्वादिष्ट बनी है, ऐसा बोलता है। तो औरत बहुत मजबूत होती है, बहुत तीखी होती है, ऐसा समझ लीजिए। उस औरत की जबान पत्थर की लकीर होती है, इसलिए अगर वो अपने मुंह से कुछ बुरा बोल देती है तो बुरा घटित हो जाता है। 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करनी चाहिए, अशुभ फल देता है। और चंद्रमा अगर मंदा फल दे रहा हो तो वो आत्महत्या तक कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपने घर पे मून की चीजें रखनी चाहिए, मून की चीजें धारण भी करनी चाहिए। और अगर घर में कोई कुआं है और वो कुआं ड्राई हो गया है, तो उसकी माता की मृत्यु होना निश्चित है। वरना माता लक्ष्मी समान होती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 8th हाउस का चंद्रमा अशुभ फल ही देता है, शुभ फल नहीं देता है। शुभ फल प्राप्त करने के लिए या अशुभ फलों में कम असर मंदा करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। सबसे पहला, रात्रि को दूध ना पिए, मंदिर में सिर झुकाएं, मंदिर में जाके सिर झुकाएं। ऐसा करने से भी आप को जीत प्राप्त होती है, अर्थात आपकी शत्रुओं की हार होती है। तो जैसे 5th हाउस में मून होने पर जो साथी आपका होता है वो आपको जीत दिलाता है, और यहाँ आपके साथ, तो अगर कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है
तो फिफ्थ हाउस में अगर मून वाला आपका वकील है और आपका मून अगर एट्थ हाउस में, तो आपको हमेशा मंदिर जाना चाहिए और मंदिर जाके सिर सर झुकाना चाहिए। गंदे पानी में तांबे के सिक्के या फूल डालने से शुभ फल प्राप्त होता है। गाय की सेवा करना या गाय का दान देने से भी शुभ फल प्राप्त होता है। और सबसे जो बड़े उपचार है, सब मेन उपचार कहा गया है, 8 किलो दूध भैरव मंदिर में दान करें। अगर सेकंड हाउस मतलब यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं हो तो ये करें। अगर प्लेनेट हो तो शमशान में जो हैंडपंप लगा हो या शमशान में कोई कुआं हो या इवन शमशान में कोई नल हो, वहां से पानी भर के लेके आए, कांच की बोतल में रखे, कांच का ढक्कन रखे और घर के किसी ऊंचे स्थान पे रखे। और आप चाहें तो जो बच्चा आपका पढ़ने वाला होता है उसके वहां पर भी टेबल पे रख सकते हैं, तो उसकी पढ़ाई में भी उसको आराम मिलेगा, वो अच्छी पढ़ाई कर पाएगा। माता की सेवा करना, बुजुर्ग महिला की सेवा करना, ये हमेशा ही करना है आपको। माता की सेवा करना, चांदी की गिलास में दूध पानी पीना, चांदी की थाली में खाना खाना, घर में चांदी अधिक रखना, ये सब होने से मूड अच्छा प्रभाव देता है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था, गेहूं, केसर, गुड़, ये आप जो सूर्य, चंद्रमा और मंगल की चीजें हैं, अगर मंदिर में चढ़ाते हैं तो यहाँ का मून आपको बेहतर रिजल्ट देता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मून इन नाइन्थ हाउस। हाँ, सिर्फ इस जगह पर एक मून थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देता है, बाकी 8 से लेके 12 तक अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो मून 8 को कहा गया समुंदर का पानी। समुंदर का, देखिए, नीला समुंदर का पानी। ऐसे व्यक्ति नेक दिल के होते हैं, दीन दुखियों की सेवा करने वाले होते हैं, धर्म कर्म में भरोसा करने वाले होते हैं, तीर्थ यात्राओं पे जाना अच्छा लगता है। इनकी पढ़ाई में थोड़ी बहुत समस्याएं आती है, लेकिन मोटे तौर पे ये लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव साधु के माफिक होता है। खाना नंबर 9 इंद्र का घर कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति सामान्यतः झूठ नहीं बोलते हैं और उनको झूठा खाना भी नहीं खाना चाहिए। किसी ने खाना छोड़ दिया, खाना नहीं खाना चाहिए, उसका खाना नहीं खाना चाहिए। आप किसी पार्टी में गए, 10 आपके दोस्त खड़े हैं, वो अपने प्लेटों में खाना खा रहे हैं, आपने कहा अच्छा क्या लाया तू, अच्छा ये लाया, बर्फी लाया, चलो बर्फी लेके खा ले। ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्हें अपने ही प्लेट का खाना खाना चाहिए, दूसरे की प्लेट का खाना नहीं खाना चाहिए। इनको धर्म के नाम पे चंदा नहीं करना करना चाहिए कि भाई अभी शिवरात्रि आ रही है तो जगह जगह घर पे जाके चंदा इकट्ठे की टोली जाती ना, तो चंदा इकट्ठा, तो इनको चंदा इकट्ठा करने नहीं जाना चाहिए। नहीं ऐसा काम कोई काम करना चाहिए मंदिर में खजांची का जहां पर चंदे की पर्चियां काटी जाती है, ऐसा कोई भी काम इन्हें नहीं करना चाहिए। पहाड़ों की यात्रा करना, धर्म की यात्रा करने में इनके जीवन में सुकून आता है। इनकी उम्र भी सामान्यतः 75 ईयर्स के आसपास में होती है। अगर मंदा प्रभाव है तो सेम वही है, तीर्थ यात्रा करें, बुजुर्ग महिलाओं की सेवा करें, माता की सेवा करें। उसके अलावा 9 दिन तक गंगा जल से स्नान करें। अब गंगा जल से स्नान कैसे करना है? बाजार में गंगा जल मिलता है, गंगा जल ले लीजिए, पानी ले लीजिए, बाल्टी में पानी डाल दीजिए और उसमें एक छोटा मग या छोटी सी चीज गंगा जल की डाल के नहा लीजिए। ये 9 दिन तक कर सकते हैं। उसके अलावा सर्वोत्तम क्या है? 9 दिन गंगा में जाके नहा लीजिए, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। अगर गंगा आपके आसपास में नहीं है, जैसे साउथ में हो आप और गंगा आसपास में नहीं, तो ऐसी कोई भी नदी जो पवित्र नदी कहलाती है उसमें आप नहा सकते हैं। इससे आपको ये नम्बे 9th हाउस के जो मून का अगर मंदा प्रभाव होगा तो मंदा प्रभाव से बचेंगे और शुभ प्रभाव की प्राप्ति होगी। अब आ जाते हैं खाना नंबर 10 में। खाना नंबर 10 का जो मालिक होता है वो शनि होता है। शनि होता है खाना नंबर 10 का मालिक। तो यहाँ पर मून अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि इस खाने का ओनर शनि है और उसमें मून आके बैठ गया। मून और शनि का आपस में बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, खराब रिलेशन है। तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो इसके लिए क्या कहा गया है? पहाड़ों में रुका हुआ गंदा पानी, देखो ये पहाड़ों का पानी का चित्र बताया गया है, उसके रुकावट हुआ हुआ गंदा पानी, कड़वा पानी, बदबूदार पानी कहा गया है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे रिजल्ट अच्छा नहीं देता है। और इसके लिए क्या कहा गया है कि सपनों में राजमहल को देखता है और आंख खुलती है तो टूटी हुई चारपाई पे पाता है। अर्थात जिंदगी की इच्छाएं पूरी नहीं होती है, पूरी जिंदगी घुटन में निकलती रहती है, अफसोस में निकलती रहती है। ऐसे लोगों की जिंदगी बंदी बंदी रहती है, पता ही नहीं चलता है यार क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं समझ में ही नहीं आता है। और ऐसे लोग अगर किसी की भलाई करने जाएं तो भी बुराई मिलती है।
अगर किसी गरीब को खाना खिला दिया तो वो गरीब ही चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मेरे को जहर दे दिया, मेरे को जहर दिया, मेरे को जहर दे दिया। तो ये स्थिति है, यहाँ पर भलाई करने पे इन्हें बुराई मिलती है। ऐसे व्यक्ति कभी अच्छे समय में किसी व्यक्ति को दान देते हैं तो बुरे समय में उसी व्यक्ति के पास में जाके चावल और दाल का दान लेते हैं, इतनी बुरी हालत हो से है। तो यहाँ पर नेकी करने पे सजा मिलती है, नेकी करने पे सजा मिलती है। पढ़ाई में समस्या आती है, पढ़ाई का पूरा पूरा लाभ नहीं मिलता है। ये यहाँ पर के भी मून डॉक्टर बन सकता है, लेकिन ऐसा होम्योपैथिक का डॉक्टर नहीं बना। या अगर डॉक्टर बन गए हैं तो कभी भी लिक्विड जो होती है ना, पीने लिक्विड दवाएं, उसको प्रेस्क्राइब नहीं करना चाहिए। अगर इसको प्रेस्क्राइब करोगे तो पहले तो जो बीमार व्यक्ति है उसको वो फायदा नहीं देगी, प्लस घर परिवार में भी समस्या आएगी। सर्जन बन सकते हो, सर्जरी का सामान बेच सकते हो, बहुत अच्छा होता है। अगर स्वयं भी बीमार हो गए तो लिक्विड दवाई मत लीजिए, टैबलेट ले, टैबलेट लेने से आपको आराम मिलता है। सेवेंथ हाउस का मून अगर खराब रिजल्ट दे रहा हो तो ऐसे लोगों की विधवा स्त्रियों के साथ संबंध बन जाते हैं, कुछ बाजारू किस्म की स्त्रियों के साथ संबंध बन जाते हैं। इन्हें वो सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। टेंथ हाउस का मून में थोड़ी अकड़ होती है, इतनी घमंड नहीं पर थोड़ी अकड़ होती है, थोड़ी ईगो होती है, थोड़ी कॉलर ऊंची रखने वाला होता है। ऐसे लोगों को शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेंथ हाउस शनि है, शनि शराब को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपने शराब पी तो मून और खराब रिजल्ट देगा। ये टेंथ हाउस के मून का प्रभाव कम करने के लिए, मंदा प्रभाव करने के लिए क्या क्या रेमेडी है? रात को दूध नहीं पीना, हमेशा की तरह माता के चरण स्पर्श करना, मंदिर में माथा टेकना, मंदिर में जाके टीका लगाना, अपने शरीर पे गोल्ड को पहनना। और एक अच्छी बात कही है कि आप अपने घर के नल पे कॉपर का वायर लगा दे और वो पानी उस कॉपर के वायर को टच होकर आपकी बाल्टी में भरे। ऐसे पानी का उपयोग करना चाहिए। और आज की तारीख में एक्वागार्ड मिलते हैं, जो कॉपर के एक्वागार्ड होते हैं, कॉपर के एक्वागार्ड यूज कर सकते हैं। आग का, आग के दूध का पानी 10 दिन नदी में बहाना चाहिए। साथियों, ये आग के दूध का पानी बहुत डेंजरस है, इसका पानी, इसका दूध निकालना भी बहुत डेंजरस है। और अगर ये आग का दूध आपकी आंखों पे लग जाएगा तो आंखों की रोशनी भी चली जाती है। तो ये उपाय हमें नहीं करना है। करना है तो आंखों पे चश्मा पहनना है, हाथों में हैंड ग्लोव्स पहनना है, और बहुत ही सावधानी से करना है। कि जब ये तब करना है कि जब आप यहाँ तक आ जाओ, गले तक आ जाओ कि अब जिंदगी में कुछ घटित नहीं हो रहा है, सिर्फ उस केस में ही करना है। वरना घर में कॉपर का एक्वागार्ड लगा लीजिए, उससे आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। बस अंतिम 2 हाउस बचे हैं। दोस्तों, कितना समय हो गया? 9:34 हो गए हैं, ठीक है सर। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अपन बराबर टाइम पे क्लास कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं मून 11th हाउस में। इसे बरसाती नाले का पानी कहा गया है, बरसाती नाले का पानी। तो जैसे बरसात में जब पानी आता है ना, नाले का पानी आता है ना, तो वो अपने साथ में एक बहुत सारी गंदगी भी लेके आता है। ये इस तरह का पानी है, इस तरह का पानी है। तो ऐसे जातक को सेक्सुअल ऑर्गन्स में कमजोरी आती है, माता के पैरों में दर्द रहता है। हमारी क्लास में एक मेंबर है जिनका मून 11th हाउस में है, मैं उनको जानता हूँ। तो जरा आप सुन लीजिए कि ये बातें आपकी जिंदगी में कितनी सत्य है। तो जातक के सेक्सुअल ऑर्गन्स में कमजोरी आती है, माता के पैरों में दर्द रहता है, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, फिर भी अनपढ़ होते हुए भी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। क्योंकि मून की दृष्टि 5th हाउस पे पड़ती है। अगर 5th हाउस में कोई प्लेनेट है, 5th हाउस इज इंटेलिजेंसी, तो आदमी इंटेलिजेंट जरूर होता है। पढ़ाई भले ही कम हो पर इंटेलिजेंट होता है। ऐसे लोगों को संतान होने में भी समस्या आती है, या संतान हो जाती है तो संतान से समस्या आती है, कुछ भी समस्या है, क्योंकि अगेन 5th हाउस संतान को रिप्रेजेंट करता है। वहां ऐसा प्लेनेट बना हो जो मून के अपोजिट नेचर का हो, तो क्या होगा? आपको संतान से, संतान होने में समस्या या संतान से समस्या आ सकती है। ऐसे लोगों के जो दादा और पोतिए में बहुत झगड़ा चलता है, मतलब आपके बेटे और आपके पिता के बीच, आपकी माता के बीच में बहुत सारा झगड़ा चलता रहता है, और वो झगड़ा निपटाना काफी मुश्किल काम होता है। ऐसे लोगों की जिंदगी तूफान की लहरों वाला समुद्र होती कभी, और कभी ऐसा समुद्र बन जाती है जहां पर कोई पानी का निशान नहीं होता है। मतलब जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुख आता है तो कभी दुख भर भर के आता है। इनके जातक की जिंदगी में ऐसा होता है। ऐसे जातक को
रात को भजन कीर्तन नहीं सुनने चाहिए, उपदेश नहीं सुनने चाहिए। रात को टीवी पे भी भजन कीर्तन नहीं सुनने चाहिए। रात को दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसे जातक को अपनी स्वयं और अपने बच्चों की शादी शुक्रवार को नहीं करनी चाहिए। अगर बहन हो तो बहन की बुधवार को नहीं चलनी चाहिए। और घर का कंस्ट्रक्शन अगर कराना है तो शनिवार को चालू नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, जिसको वर्ड यहाँ पे कहा गया तड़के, किसी भी चीज का दान नहीं करना चाहिए, सुबह सुबह नहीं। और इंपॉर्टेंट बात समझना, दूध को जलाना, फाड़ना, पनीर बनाना, खोआ बनाना हो तो नहीं करने चाहिए। ऐसे करने से मून मंदा असर देता है। 11th हाउस वाले को विशेष तौर से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां ऑलरेडी मून मंदा है। फिर आप दूध फाड़ोगे, पनीर बनाओगे, दूध को जलाओगे, मक्खन को जलाओगे, मक्खन को जला के आप घी बनाओगे, तो वहां पर भी अगेन मक्खन शुक्र है, शुक्र खराब हो जाता है। इसी तरह से दूध को फाड़ोगे तो दूध खराब, तो मून खराब हो जाता है। तो ये काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए जिसमें सोना हो, गोल्ड की मात्रा हो, गोल्ड का बरक हो, करना चाहिए। ऐसे लोगों के घर पे मोतियों की माला रहती है, और वो मोतियों की माला यदा किदा टूटती रहती है। अभी तो ठीक पड़ी थी, ये लो गिर गई, टूट गई, बच्चे ने खींच लिया, टूट गई। तो इनको घर पे मोतियों की माला नहीं रखनी चाहिए। और अगर रखना चाहते हैं तो उन्हें, अगर टूटी हुई माला है तो उसको फटाफट पिरो के रेडी करके रखना चाहिए। खाना नंबर 11 का जो मून होता है, वो कभी कभी व्यक्ति को दिशाहीन बना देता है। उसको समझ में ही नहीं आता है जिंदगी में क्या करना है। वो ऐसी हालत में पहुंच जाता है कि वो दिशाहीन हो जाता है। और यहाँ पर खाना नंबर 11 का मूल सामान्यतः मंदा सभा मंदा असर देता है। ऐसे व्यक्ति को बार बार असफलता मिलती है, पैसों की प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी बात है शरीर में ताकत की कमी आ जाती है, सेक्सुअल ऑर्गन्स में कमी आ जाती है, गंठिया की बीमारी हो जाती है। तो ये इस तरह से इसके अंदर मंदा प्रभाव मिलता है। इसका उपचार क्या है? 11 किलो दूध भैरव मंदिर में चढ़ाएं। एक बार चढ़ा सकते हैं, 11 बार चढ़ा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। ये आप कर सकते हैं। पैसे की अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो वो पुराने जमाने की एक चक्की होती थी ना, जिससे आटा पीसते थे। आजकल ऐसे छोटे छोटे मॉडल मिलते हैं, लेकिन याद रहे वो आपको पत्थर की लानी। उस चक्की को आपको अपनी माता के साथ मिलकर दूध से 11 दिन तक धोना है। ऐसा धोने पर आपको मोटे तौर पे पैसों की समस्याओं में कमी आ जाएगी। और 121 121 खोए के पेड़े लें, और 11 कन्याओं को 11 11 करके बांट दें। इससे भी आपको मून का रिजल्ट अच्छा मिलने लगता है। अगर आपको गठिया की बीमारी, जॉइंट्स पेन, कमजोरी महसूस हो रही है, तो उसके लिए एक उपचार कहा गया है कि आप दूध गर्म करें, पास में एक और गैस चला लें, एक आपको सोने का तार लेना है, उसको गर्म करना है। जब पूरा लाल हो जाए तो दूध में डुबाना है, फिर लाल करना है, फिर दूध में डुबोना है, फिर उसको पूरा गर्म करके लाल करना है, दूध में डुबोना है। ऐसा 11 बार करना है, और उस दूध का दिन में सेवन करना है। और ये ऐसा कम से कम 11 बार सेवन करना है। अधिक बार भी सेवन कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे करने से आपकी गंठिया की बीमारी, या आपकी जॉइंट्स पेन की बीमारी, आपके सेक्सुअल ऑर्गन की कमजोरी आपकी दूर हो सकती है। इसीलिए कहा गया है ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें सोना हो। सोना आपके लिए हितकारी होता है। ये घर की वेस्टर्न वॉल है। तो इसका मतलब, अगेन, वेस्टर्न वॉल में घंटियां नहीं लगानी है, काला कलर नहीं करना है, कुत्ते का चित्र नहीं रखना है, या जो भी राहु केतु इस तरह के जो भी चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं वो चीजें वहां पर आपको, शनि की चीजें आपको वहां पर नहीं लगानी है। इवन वेस्टर्न वॉल पे आपको हरा कलर भी नहीं करना है, क्योंकि हरा कलर आपकी मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, और बुध और मरकरी का संबंध भी अच्छा नहीं होता है। मैंने पहली क्लास में बताया था, ऐसे लोग आत्महत्या तक करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, आपको समझ में आया? लास्ट पे चलते हैं, मून एट 12th हाउस। ये भाई, ये टैबलेट ऑन कर दो ना, मून एट 12th हाउस। इसको कहा गया है बारिश के ओले। बारिश के ओले, बारिश हो रही है ना, तो ओले पड़ते हैं। अब अगर बारिश हो रही है और आप खुले में घूम रहे हो और ओले पड़ रहे हैं, तो भैया आपके सर की हालत खराब हो जाती है। तो ऐसा ही इनका जीवन है कि इनके पैतृक संपत्ति के दुश्मन होते हैं। ये लोग पैतृक संपत्ति के दुश्मन होते हैं, और माता पिता से मिली हुई धन दौलत को उजाड़ देते हैं, बेच देते हैं, ससुराल की जायदाद को भी खराब करते हैं।
पर अपना कमाया हुआ एक जर्रा भी बर्बाद नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसका मून 12th हाउस में है, तो उसको अपनी संपत्ति नहीं देनी, या अपनी संपत्ति का उसके नाम नहीं करना है, बजाय उसके उसकी पत्नी के नाम कर दीजिए या उसके बच्चे के नाम कर दीजिए। तो आपका पैसा बच जाएगा, वरना वो व्यक्ति आपके पैसे को बर्बाद कर देगा और उसको बेच देगा, वो और नहीं रखेगा अपने पास में। ऐसे जातक में अगर जब कभी भी मुसीबत आने लगती है ना, तो एक के बाद एक के बाद एक लगातार मुसीबत आती है। इतनी मुसीबतें एक के बाद एक आने लग जाती है कि उसकी नींद हराम हो जाती है, उसके सेहत पे असर होने लग जाता है, उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसको मिर्गी जैसे आने की समस्याएं हो सकती है। ऐसे जातक अगर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं भी कर पाए, पढ़ाई कर लेते हैं पूरी, ऐसा नहीं कि नहीं करते, नहीं भी कर पाए, तो भी बिजनेस बहुत अच्छे से करते हैं, बिजनेस बहुत बढ़िया से करते हैं, बहुत इंटेलिजेंटली बिजनेस करते हैं। ये लोग के काम भी कभी कभी अटक अटक के होते हैं, अटक अटक के होते हैं। और जब ये मून अनस्टेबल होता है या मंदा प्रभाव देता है, तो मेंटल लेवल भी अनस्टेबल हो जाता है। और ये कभी कभी इतने इमोशनल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 12th हाउस में मून, 12th हाउस को अंधेरा कहा गया है। मून का जब अंधेरे का संबंध नहीं है और मून अंधेरे में होगा तो और खराब रिजल्ट देता है। तो ऐसे लोग क्या होता है, अतीत की यादों में खो जाते हैं, अपने कभी कभी अपने माता पिता को, अतीत को याद करते रहते हैं, खो जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा उपचार क्या है? विदेश चले जाओ। अगर आप विदेश में रह के बिजनेस करोगे, विदेश में रह के काम करोगे, जॉब करोगे, तो आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे खाना नंबर 2 को नदी का किनारा कहा गया, ऐसे ही खाना नंबर 12 को नदी की मिट्टी कहा गया है। तो जब ये खाना नंबर 2 की जब खाना नंबर 12 की जब मिट्टी आती है, तो वो घर, खेत, खलिहान को उजाड़ देता है, और साथ में अपनी गंदगी को भी लेके आ जाता है। तो इस तरह से खाना नंबर 12 ओवरऑल अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। ये आपको, ये आपके जीवन में से धीरे धीरे कई चीजों को उजाड़ देता है। तो अब खाना नंबर 12 का स्वभाव, मून का रिजल्ट अच्छा मिले, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वही, रात को दूध नहीं पिला। सबसे अच्छी बात है, धर्म स्थान पे जाना चाहिए। एवरीडे मंदिर जाइए, तिलक कीजिए आप। तिलक जो है, अगर आपका चंदन का तिलक करते हैं, जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, और 12वां घर का जो मालिक होता है वो भी जुपिटर होता है। दूध पानी का दान ना करें। एक बारिश में एक टब रख दे छत पे, बस टब करके बारिश का पानी इकट्ठा कर लें। एक कांच की बोतल लें, कांच की बोतल में पानी डालें, कांच का ढक्कन लगाएं, और घर पे ऊंचे स्थान पे रख दें। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले एक जगह बताया था, वैसे ही रिजल्ट है। और उसके अंदर 1 इंच बाई 1 इंच का स्क्वायर चांदी का टुकड़ा डाल दें। तो ये आपका मंदा प्रभाव उसका कम हो जाता है और अच्छा रिजल्ट देना चालू कर देता है। शास्त्रों में, किताबों में 12 लीटर पानी के लिए कहा गया है। 12 लीटर पानी इकट्ठा करना और उसको रखना काफी मुश्किल काम है। तो आप 2-3 लीटर का ऐसा कीजिए कि रख सकते हैं। आपके घर में कोई हैंडपंप हो, कोई बोरिंग हो, तो उसकी छत को कवर नहीं करना, उसको ओपन ही रहने देना। अगर छत को कवर देकर दोगे तो ये मून आपको और मंदा प्रभाव देगा। तो साथियों, धन्यवाद। यहाँ तक कि हमारी क्लास पूरी होती है। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे को पूछ सकते हो। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। अपन लोग यहाँ से अनम्यूट कर सकते हैं क्या?